वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। आपको पता है यार, महा रिवीजन में मैंने 4 चैप्टर रखे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि टाइम कंजम्पशन, बच्चों का नेट खत्म हो चुका था। एक्चुअली हमारा प्लान था कि चारों चैप्टर खत्म करना, लेकिन बहुत सारे बच्चे की ये थी मांग कि सर ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं और 2 चैप्टर करोगे तो 2-3 घंटे, 7-8 घंटे का बहुत बड़ा होता है लाइव सेशन। तो भी मैंने ठीक है बोला, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बाद में कवर करके देने वाला पूरे चैप्टर। तो वेव ऑप्टिक्स आज पढ़ने जा रहे हैं। जो ऑप्टिक्स का जो सेक्शन है बेटा, लाइट का सेक्शन है। इस सेशन में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यार लाइट ये जो है अलग अलग फेनोमेना हम लोगों ने शायद देखा भी होगा, गलती से क्यों ना हो लेकिन देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो भी लाइट के फेनोमेना है इसके बारे में, रे क्या होती है ना, तो पता होना चाहिए। लाइट ट्रैवल जब होती है तब रे क्या होती है, होमोजीनियस यूनिफॉर्म मीडियम में से लाइट ट्रैवल होती है। तो ये इंट्रोडक्शन में कोई सवाल आने वाला नहीं है, लेकिन तो भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। जैसे कि मैं सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूंगा। कोई भी रे आ गई, कोई यहाँ पे एक मिरर रखा है, ठीक है, आने के बाद यहाँ पे इंसिडेंट होगी और बाद में रिफ्लेक्ट होगी। बेटा ये नॉर्मल है हमारा, जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसके साथ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ रिफ्लेक्शन एंगल तैयार होता है। ओके, बात सिंपल सी है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल किसके बीच में होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट। लेकिन यहां पे एक एंगल होता है, पता है क्या यार आपको? यहां पे भी एंगल, उसको एंगल ऑफ ग्लेसिंग भी कहते हैं, एंगल ऑफ ग्लेसिंग कहते हैं। ठीक है ना? तो सिंपल सिंपल ये सवाल नहीं आएंगे, लेकिन पता लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोगों को देखना है कि एक मीडियम है ये मेरा नॉर्मल है, लाइट इंसिडेंट होगी। ओके सर, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, हाँ सर बराबर है। लाइट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल होगी यहां पे, क्यों? अगर ये हमारा एयर मीडियम है समझो, और ये वाटर है, उसको डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं। ये रेयर मीडियम है, डेंसर है। तो ध्यान रखिए, लाइट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल कब होती है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अगर यही लाइट हमारी, अगर यही लाइट यहां पे डेंसर से रेयर जा रही तो अवे फ्रॉम होगी, नॉर्मल से अवे, देखो दूर जा रही है। ओके, तो इसी को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लाइट पास जब डिफरेंट मीडिया में होती है, इंटरफेस करती है, तो यहां पे हम लोगों को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाता है। उससे स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? n1 साइन थीटा 1 जो आपका मीडियम का होगा, तो n2 साइन थीटा 2। कुछ बच्चे यहां पे n के जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये लॉ भी पता होना चाहिए। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि बाद में बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस लॉ को मतलब दोहराया जा रहा है। बाकी कोई उद्देश्य नहीं, इसमें सवाल नहीं आना। हाँ, वेव नेचर के ऊपर आप लोगों को सवाल आने वाला नहीं है, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन है। लाइट एज अ वेव, इसके ऊपर सवाल आता है। अब लाइट एज अ वेव जब भी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चंस हम लोगों को थोड़ा थ्योरेटिकली है, और 11th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबसे पहले तो ये ट्रांसफर वेव्स होती है। जैसे कि हम लोग ऐसे इसको ट्रांसफर वेव्स बोलते हैं, जुम 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 जुम। ठीक है, क्योंकि मीडियम ऐसा है, लाइट ऐसी पास हो रही है, तो परपेंडिकुलर जब हो तब ट्रांसफर वेव्स नेचर है इसका। ये आपके कंसिस्ट ऑफ द ऑक्सीलेटिंग करते इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहां पे ये जो वेव्स है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे परपेंडिकुलर ये वेव्स ऐसी ट्रैवल होती है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, और इस वेव का डायरेक्शन आगे होता है। इसीलिए बेटा ये परपेंडिकुलर होने के कारण हमारे वेव्स को, इसके कारण उसको क्या ट्रांसफर वेव्स कहा गया है। इसके लिए डू नॉट रिक्वायर द मटेरियल मीडियम, इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल हो सकती है, और वैक्यूम में इसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट ये डिपेंड होती है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। किसके ऊपर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। इसकी जो लाइट की जो स्पीड है वो मटेरियल में अगर कोई जाती है, तो वो अगर समझो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास प्रिज्म है और ग्लास के स्लैब है, देखो ये ग्लास का स्लैब है, ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म में से जब भी लाइट पास हो, ये मटेरियल मीडियम है, ये डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इसके। ठीक है, और वो परमेबिलिटी और परमिटिविटी कितनी है वो भी देखती है।
है ना, कोई पेस में से कितनी लाइट पास हो ये भी देखते हैं। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये जो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिपेंड करता है वो C/V के ऊपर डिपेंड है। C मतलब स्पीड ऑफ द लाइट और V इज द मीडियम में कितनी लाइट की स्पीड है, इनके रेशियो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? उसके बाद में हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना चाहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ होती है इज वेरी स्मॉल, फ्यू फेम्टोमीटर से तो लास्ट किलोमीटर तक भी हो सकती है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप लोगों ने देखा होगा एक्सरे स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे बोला होगा, रेडियो वेव्स, विजिबल है। तो ये होते विजिबल की जो रीजन है बेटा वो 400 वेवलेंथ की रेंज दी वाली है, तो 700 नैनोमीटर इतनी रेंज होती है। और आपको बता दूं मेरे पास ऑलरेडी प्रिज्म है। इस प्रिज्म में से अगर मेरे पास 1 मिनट फोन है, इस फोन की अगर मैं लाइट चालू करूं यहाँ पे तो और भी पता लगेगा आप लोगों को कि यहाँ जो लाइट आने के बाद इसके जो मिक्सचर ऑफ कलर कैसे है। ठीक है, शायद दिख रही है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा नहीं होगा। ठीक है, ये व्हाइट लाइट था आप लोगों को। अब मैं दूर हूं ना, अब मैं प्रैक्टिकल करते बैठूं तो थोड़ा सा टाइम चले जाएगा, लेकिन आप लोग प्रिज्म लो, मुझे 7 कलर इस साइड में से दिख रहे। ठीक है, तो समझना भावना को, क्योंकि ये हमारा महा रिविजन है, कम समय में हमको कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 7 कलर है ये प्रिज्म था। ये प्रिज्म में से जब एक की व्हाइट लाइट जाने के बाद ये कलर ऐसे 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 7 कलर है, 4 हो गए, 5 6 7। तो आपको पता होगा ये वायलेट है और ये रेड है। तो यहां पे सबसे कम वायलेट की वेवलेंथ होती है, सबसे ज्यादा रेड की होती है। ठीक है ना, तो यहां पे ये प्रिज्म में से जब भी लाइट पास होती है तब हम लोगों ने ये कलर भी यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि स्प्रेड किया तो मैंने ये 7 कलर देखे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना था। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस पे ज्यादा समय नहीं लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे पहले क्या बताना है, ये ट्रांसफर वेव्स है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट क्या है इसका कि ये ट्रांसफर वेव्स है। उसके बाद में बताना है कि ट्रांसफर वेव्स है, लेकिन इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर के कारण उसको हमने ट्रांसफर वेव्स बोला है। दूसरा जो पॉइंट है बेटा, ये जो वेव है ये मीडियम लगता नहीं है पास होने के लिए, वैक्यूम में से भी पास हो सकती है। जो तीसरा पॉइंट है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके ऊपर डिपेंड करती है लाइट की स्पीड। उसका जो फार्मूला है C/V मतलब स्पीड ऑफ द लाइट एंड मटेरियल में से कितनी वेलोसिटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ के बारे में बताना है, उसमें एक्सरे, गामा रे, यूवी रे सब जो भी आप लोग देखते होंगे उसको बोलना है। उसके बाद में विजिबल रीजन में हमारे 7 कलर जो होते हैं उसकी रेंज बताएगी है 400 तो 700 नैनोमीटर, ये बताना है। डिफरेंट वेवलेंथ रेंज बताना है। आप अपने ऐसे यहाँ पे देख सकते हो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी कम है, ये भी बताना है। इतना भी लिखा तो भी आपके 2 या 3 मार्क का सवाल आया तो ये आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए हाइगन्स थ्योरी के बारे में पढ़ना है। उसके पहले सबसे मेन यहां पे 2 सोर्सेस होते, क्लासिफाई किया गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी सोर्स मतलब क्या, जो सोर्स खुद की लाइट पैदा करती है। हाँ सर, जैसे कि सन की लाइट है वो पैदा होकर हमारे तरफ आ रही है, ओन लाइट है उनकी, क्या हम लोग दे रहे क्या उसको, तो ये हो गए प्राइमरी सोर्स। लेकिन इसी में भी 3 क्लासिफाई किए गए हैं। प्राइमरी सोर्स में सबसे पहले सोर्स जो इमिट होता है लाइट, देयर ओन डिफाइन लिखना है आपको, है ना, ओन खुद की। बिकॉज एक हो सकता है टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, दूसरा लाइट पास करने के कारण, यहां पे दिया वाला इफेक्ट ऑफ करंट पास, और केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण। उसके एग्जाम्पल के बात करूं, प्राइमरी सोर्स जो होता है हाई टेम्परेचर के कारण सन, स्टार, ऑब्जेक्ट जब हीटेड करते हैं हाई टेम्परेचर हो जाता है, वो लाइट ओन खुद पास कर सकते हैं, ओके, इमिट कर सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ करंट पास थ्रू द एग्जांपल ट्यूब है, लाइट है, हमारी टीवी है, मेरा फोन है, फोन की भी देखो लाइट यहां पे पास हो रही है, आपको पता है, ओके। एंड देन न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है केमिकल, तो यहां से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट जब होती है तो लाइट ओरिजिनेट दिस सोर्स, है ना। यहाँ पे हम लोगों को पता है कोयला जो होता है, कोयले को जलाते इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते, पता होना चाहिए, वहां पे भी देख सकते हैं आप लोग, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को सेकेंडरी सोर्स देखना। सेकेंडरी सोर्स किसी की एनर्जी चुरा के लेके वो
ऑब्जर्व करेंगे और बाद में इमिट करते हैं, ऐसे सोर्स को सेकेंडरी सोर्स कहा गया है भैया। जैसे कि मून हो, मैं भी हूं, देखो मेरी लाइट मेरे इस पे आ रही है, पहले ऑब्जर्व हो रही है, बाद में इमिट हो रही है, तो मैं भी खुद हो गया हूं। कोई भी मटेरियल हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, कि जो खुद की लाइट पैदा नहीं करते, ऐसी चीजें लेना है। दिस सोर्स विच डू नॉट प्रोड्यूस द लाइट देयर दो ओन, खुद की लाइट नहीं है, ये किसी से लाइट रिसीव करके ये सोर्स क्या करता है, या इधर रिफ्लेक्ट भी कर सकता है अराउंड, नाउ देन इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी। एग्जांपल मैंने आपको मून का, प्लैनेट का, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सोर्स जितने भी है वो सभी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की मेजॉरिटी बोल रहा हूं मैं, ओके, सभी नहीं बोल रहा हूं। अब ये वेव फ्रंट क्या होती है, सिंपल है, वेव फ्रंट को समझना सबसे सिंपलेस्ट और आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये जो वेव्स है, यहां पे क्या करना है कि एक सोर्स लेना है, ये 2D डायमेंशन हो सकता है, वाटर में आपने पत्थर डाल दिया, वाटर ने वेव्स तैयार किया, ये 2D डायमेंशन, ये एक्स और वाई एक्सिस से जा सकता है, क्योंकि पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रही है और वेव्स आगे जा रही है, तो 2 एक्सिस है। पानी में पत्थर डालो तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होते हैं और वेव ऐसी, देखो वेव ऐसे जा रही है, यहाँ पे वेव आगे जा रही है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहे, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस 2 एक्सिस में होता है। लेकिन मैं साउंड की बात कर रहा हूं, और ये साउंड सब तरफ, भले आपके साथ इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, सब तरफ ऐसे, सब तरफ, तो स्पीयर के फॉर्म में ऐसे, स्पीयर समझते हैं, स्पीयरिकल फॉर्म में। तो यहां पे ध्यान देने ये चीज है कि यहां से एक वेव्स आ गई, इसका फेस, इसका फेस, इसका फेस, इसका फेस, इसका फेस सेम है, समझे क्या? ये सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पे पार्टिकल से ये सभी नाम भी दे सकते हैं, ABCD, जैसे कि ABCD E, इतने सारे यहां पे ऑल डायरेक्शन में। एक्चुअल में तो ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन बोर्ड पे नहीं दिखा सकता हूं ना, तो इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो बेटा, इसी को कहना है वेव फ्रंट। सिंपल लैंग्वेज में बताओ, एक सोर्स था, उस सोर्स से लाइट आ गई और वो लाइट स्प्रेड कर रहा है, तो मैंने सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन वाले पार्टिकल या सेम फेस वाले एट टाइम पे, कोई टाइम पे एक सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन वाले या सेम फेस वाले, जिनका जिनका सेम फेस है, उन सबको कनेक्ट किया, तो मुझे जो मिल रहा है उसको वेव फ्रंट नाम दिया है मैंने। बेटा ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की मैंने, है ना, उसको वेव फ्रंट मतलब लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, ये ऑल पॉइंट हैविंग द सेम फेस, ये ए वाला, बी वाला, सी, है ना, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई टाइम पे मैंने कनेक्ट कर लिया, तो इसी को मैंने वेव फ्रंट कहा है। इसको क्या बोलना है? वेव फ्रंट कहा। क्या कहा बेटा? वेव फ्रंट। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। यहां पे स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है सर? जैसे कि स्पेरिकल वेव फ्रंट मैंने बताया कि आप लोगों को 2 डायमेंशन था, अभी ये 3D डायमेंशन है, ठीक है ना। यहां पे स्पेरिकल वेव फ्रंट मतलब सब तरफ ऐसे, हम लोग डायग्राम दिखा रहे नहीं, लेकिन सब तरफ समझ में आ रहा है आपको? तो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट जो है, ये हम लोगों को वेव फ्रंट जो ओरिजिनेट होते हैं सोर्स ऑफ लाइट से, या साउंड भी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम लाइट पकड़ रहे। अब फाइनाइट डिस्टेंस से कोई है, जैसे कि ये, रुक रहा तो हाँ, तो यहां पे फाइनाइट डिस्टेंस पे हम लोगों को देखो, यहां पे एक फाइनाइट डिस्टेंस से एक सोर्स है, जैसे मैंने अभी निकाला सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, सेम, ठीक है, ये है, ये है, ये है, सबको कनेक्ट किया बेटा। तो ये तो ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे। और ये जो दिख रही मुझे, ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट है बेटा, ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, जो रे दिख रही है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और ये कौन है? वेव फ्रंट है। ये जो स्पेरिकल दिख रहे हैं आपको, ये वेव फ्रंट है, और जो रे दिख रहे हैं ना, वो लाइट का प्रोपगेशन से। और हम लोगों को यहाँ पे जो प्रोपगेशन है परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट रहता है, ध्यान रखना। क्या सर? वेव फ्रंट, अगर मेरा ये वेव फ्रंट है बेटा, और ये लाइट का प्रोपगेशन से, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखिए। और कोई भी लाइन सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के पॉइंट को काटते हुए, चीरते हुए जा रही, तो परपेंडिकुलर रहती है, ध्यान रखना। ओके, तो डायमेंशनल वेव लाइक द साउंड वेव्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो ये जो बात है, इसको स्पेरिकल वेव फ्रंट बोल सकते हैं। ओके, वेव फ्रंट और लाइट का प्रोपगेशन जो रे है बेटा, वो हमेशा कैसे रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। इसका बहुत महत्व है हम लोगों को आगे। चलो आगे बढ़ता हूं मैं।
यहाँ पे और भी पॉइंट डी वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया वेव फ्रंट आर सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सॉलिड है, सेम फेस पे लेके हमने वो पॉइंट कनेक्ट किया था, वो पता है। चलिए प्लेन वेव फ्रंट की बात करते हैं। बेटा स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट में फर्क क्या है? प्लेन वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। जो स्फेरिकल होते हैं ये फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स होता है, मतलब पता होता है 1 मीटर 2 मीटर नजदीक होता है, सिंपल सी बात नजदीक होता है, ओके। और प्लेन वेव फ्रंट में सोर्स कोई बहुत दूर होता है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होता है, वो भी स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होते हैं, लेकिन बहुत दूर आने के बाद वो हमको स्ट्रेट लाइन दिखाई देते हैं। आई विल रिपीट, इसी में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, इसलिए बता रहा हूं। आई विल रिपीट, स्फेरिकल में सोर्स का मतलब फिक्स मालूम है कि यार सोर्स इतना इतना नजदीक है ना, मतलब 1 मीटर 2 मीटर पे, इसलिए वो स्फेरिकल होता है। अब मुझे बताओ, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा 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 करके एक डायग्राम ड्रॉ की थी, ऐसे की थी। अब मुझे बताओ, ये सन है मेरा, सन क्या स्फेरिकल वेव फ्रंट है? हाँ नजदीक गए तो, लेकिन सन की रेज आ रही है ऐसे बहुत दूर आ रही है, तो यहां भले ऐसे हो लेकिन इधर ऐसा लगेगा मुझे कि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। बहुत दूर से आने के बाद ये फील होता है कि मेरे रेज स्ट्रेट लाइन आ रही है, नहीं लेकिन वही हम लोग सन के पास जाएंगे तो हमको पता लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं थी, स्फेरिकल वेव फ्रंट थी। मतलब बहुत इन्फिनाइट डिस्टेंस से कोई रेज आ रही है तो वो हम लोगों को फील होता है कि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन आने के बाद ये आ गई, समझो कहीं से, ये आने के बाद ये रही। हमने वेव फ्रंट के लिए मैंने क्या बोला यार, वेव फ्रंट हमेशा 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 कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? मैंने बोला यार हमेशा हमेशा आपका जो वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब रे ऐसी है और मैंने ऐसे खटाक से वेव फ्रंट डाल दी, तो ये होगी आपकी प्लेन वेव फ्रंट, इसी को प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, देखो कंसीडर द स्फेरिकल वेव फ्रंट विच हैव ट्रैवल द लार्ज डिस्टेंस। ठीक कैसे? स्फेरिकल, लेकिन कहां से आ रही है? लार्ज डिस्टेंस से, अवे फ्रॉम द सोर्स। तब बेटा यहां पे टेक द स्मॉल पोर्शन लेना पड़ेगा वेव फ्रंट का, अपीयर द प्लेन वेव फ्रंट जस्ट लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देगा। देखो ये प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देंगे मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आता है हाइगन्स प्रिंसिपल के ऊपर, तो आप लोगों को थोड़ा सा भी जो पढ़ा इसका यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। देखो, ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, हर कोई वेव फ्रंट है ना, उसके ऊपर के जो भी पॉइंट होंगे वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ बोल के काम करेंगे। मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, शायद याद होगा, मैं पूरा पोर्शन ले लूँ क्या, कैसे करूँ यार, चलो आधा ही पोर्शन ले लूँगा, इसका हेमिस्फीयर ही ले लूँगा। आपको पता है ना यार, ये ऐसे आया था, ये ऐसा 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 आया था ना, ये वेव फ्रंट है हमारा, तो इसका कुछ टुकड़ा काटते हुए मैं यहाँ पे रख दिया। अब इस पे कुछ पॉइंट होंगे, ये 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 ये, समझे क्या? अब काटते हुए इसको मैंने बना दिया ऐसे। अब क्या होगा बेटा, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन इस सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एक उसका भी कुछ ऐसे वेवलेट्स तैयार करेंगे, इसको वेवलेट बोलेंगे, वेवलेट बोलेंगे, वेवलेट्स बोलेंगे, वेवलेट्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, इसका जो फॉरवर्ड वाला डायरेक्शन जो है वही इफेक्टिव है और जो बैकवर्ड वाला है इनइफेक्टिव। इसका एक्सप्लेनेशन हाइगन्स आपको देना नहीं आया था, ठीक है ना, नहीं तो बोलेंगे सर क्यों नहीं, है सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, हम लोग थ्योरी पढ़ रहे किसी की, तो वो तो पता है, जैसे जैसे एडवांटेजेस होते हैं वैसे वैसे न्यू साइंटिस्ट आके वो करवा देते हैं। तो बेटा इसका मतलब, इसको अगर आप लोगों ने टेंजेंशियल एक सरफेस निकाले तो ये न्यू वेव फ्रंट तैयार होता है, न्यू वेव फ्रंट। ये पहला ओरिजिनल, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ऐसे बोल सकते हैं, प्राइमरी ओरिजिनल। ठीक है, इससे मैंने क्या किया, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट माना। देखो ना यहां पे बताया, द पॉइंट वेव फ्रंट के जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बोल के करते हैं और वो इमिट द सेकेंडरी लाइट वेव्स करते हैं, उसको वेवलेट कहला। वो क्या करेंगे, क्या बोला है, सेकेंडरी लाइट वेव्स करते, मतलब ये जो लाइट इमिट करते कौन, सेकेंडरी लाइट वेव्स, मतलब वो सेकेंडरी वेव भी लाइट इमिट करते हैं। और इसके जो भी हेमी सर्कल्स है, ऐसे बोलते हैं कभी कभी, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना, उससे ऐसे बनते हैं, हेमी सर्कल बनते हैं, ऐसे पीछे वाला लेते नहीं है, और इसको टेंजेंशियल जब निकालते हैं न्यू वेव फ्रंट बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट समझ में आया होगा, ईच पॉइंट वेव फ्रंट
कोई भी वेव फ्रंट का जो पॉइंट होगा वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ काम करेगा, वो लाइट इमिट करेगा, और लाइट इमिट करता है, इसको वेवलेट्स कहते हैं। और इसका डायरेक्शन ट्रैवल होता है स्पीड ऑफ लाइट, और उसका जो डायरेक्शन बेटा लाइट जब ट्रैवल करता है वो स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। The new wavefront obtained taking the envelope of this secondary wavelet, इस secondary wavelet को मैं क्या करूंगा, एक tangential निकाल के ट्रैवल द फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले करें, इन्वॉल्व ऑफ सेकेंडरी मतलब इन्वॉल्व करना है उसको, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, द वेवलेट ट्रैवलिंग बैकवर्ड डायरेक्शन इनइफेक्टिव है बोल रहा। ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो मैंने ये है ना, इसको काट दिया, देखो इधर रखा था, इधर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, आपको पता है कि उसको क्या करना बेटा, इनइफेक्टिव करना। वो इफेक्टिव रहते नहीं रहते, वो इससे ज्यादा आपको लड़ना नहीं है, एग्जाम का टाइम है भैया, है ना, समझ में आ गया, ये प्रिंसिपल है। मतलब क्या बोलना है, हर कोई वेव फ्रंट पे जो पॉइंट होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, वो भी खुद की लाइट इमिट करती है, और इमिट करने के बाद जो फॉरवर्ड वाले हैं उसी को एक्टिव करना है, इनइफेक्टिव रहते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, और उसको टेंजेंशियल जब निकालो तब न्यू वेव फ्रंट मिलता है। बस यही आपका हाइगन्स का प्रिंसिपल है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्लेन वेव फ्रंट रहा तो कैसे होता है, एक एग्जांपल के तौर पे देखना पड़ेगा कि लाइट आई थी, लाइट आने के बाद ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है बेटा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हाँ सर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये पॉइंट्स है, देखो ये ऐसे पॉइंट्स है, ठीक है। इस पॉइंट से हम लोगों को क्या करना है, सबको पता है कि सर यहाँ पे हम लोग ये वेवलेट्स निकालेंगे अभी, ये इसके इस सोर्स के कारण वेवलेट्स है, ये भी इसका भी वेवलेट्स है, इसका भी वेवलेट्स है, इसका भी वेवलेट्स है, इसका भी वेवलेट्स है, ये वेवलेट्स है, ठीक है। इसको टेंजेंशियल निकालो सर, इसको टेंजेंशियल निकालो, तो ये टेंजेंशियल निकाल दिया, ठीक है। आप बात करते बेटा कौन क्या है, ये पहले वाला वेव फ्रंट है, पहले वाला कौन है, ये वेव फ्रंट है। जब टाइम t 0 हो तब ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये कब, टाइम 0, एट टाइम 0 हो तब, ठीक है। और यहां पे हम लोगों को ये न्यू वेव फ्रंट मिला है, न्यू वेव फ्रंट है, न्यू वेव फ्रंट है। और ये कितना चल रहा है, तो बेटा मुझे बताओ, डिस्टेंस का फार्मूला, सॉरी वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टी है, तो डिस्टेंस निकालना है तो v × t मिलेगा, बात समझ में आ रही है। तो ये कितना चलता है, तो v × t चलता है। और ये वेवलेट्स है बेटा, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, कौन से वेवलेट्स है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, सेकेंडरी वेवलेट्स है, बात समझ में आ रही है। ये न्यू वेव फ्रंट है रेड वाला, ये जो आपको व्हाइट कलर के जैसे हेमिस्फीयर दिख रहे हैं ये कौन है, वेवलेट्स है, वेवलेट्स, जो छोटे छोटे सर्कल, हाफ सर्कल दिख रहे हैं, वेवलेट्स है। उसके बाद में आप लोगों को छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को सबको समझ में आएगा, ये कंसीडर करके चल रहा हूं मैं, ओके। थोड़ी सी लाइट गई, 1 मिनट जरा से थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है अभी, ओके। ये बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते। ये कौन से बेटा, प्लेन वेव फ्रंट के लिए, प्लेन वेव फ्रंट के लिए है। आगे बढ़ रहा हूं बॉयस, चलिए आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को अभी ये जो है मैंने ऑलरेडी स्फेरिकल वेव फ्रंट में निकाल के दिया था, तो भी दोबारा यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे हम लोगों को एक सोर्स है, ठीक है, और इसका वेव फ्रंट ये है, और लाइट प्रोपेगेट कैसे हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसके जो पॉइंट्स है बेटा, वो पॉइंट्स है यहाँ पे, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, समझे। अब ये जो पॉइंट है बेटा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि उसके वेवलेट, ये सेकेंडरी सोर्स है, रेड कलर के सेकेंडरी सोर्स है, इससे वेवलेट तैयार होंगे, हाँ सर वेवलेट तैयार होंगी, ये देखो ये तैयार होगा, इसका भी वेवलेट तैयार होगा, इसका भी वेवलेट तैयार होगा, इसका भी वेवलेट तैयार होगा। दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा ग्रीन से निकाला तो समझ में नहीं आ रहा है क्या। चलो अब उसको टेंजेंशियल एक लाइन निकालो, टेंजेंशियल एक लाइन निकाल दी है, ऐसे निकाल दी बेटा। अब भी बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो वेव फ्रंट है, ओरिजिनल वाला वेव फ्रंट एट टाइम t = 0 पे पहला वेव फ्रंट था। अब इससे क्या बने, ब्लू वाले जो अपने ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं वो है मेरे वेवलेट्स, कौन है बेटा, ये वेवलेट्स है, मतलब सेकेंडरी वेवलेट,
सेकेंडरी वेवलेट से, सेकेंडरी वेवलेट से। गॉट इट। नेक्स्ट बात है बेटा, ये सेकेंडरी वेवलेट है और आप लोगों को ये न्यू वेव फ्रंट मिला। न्यू बोलो या वेव फ्रंट एट टी बोल सकते हैं, वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं वेव फ्रंट एट टाइम टी पे बोलो, या न्यू वेव फ्रंट भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका सोर्स है, तो ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए, तो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या बेटा, सोर्स है, इसका वेव फ्रंट बनता है, वेव फ्रंट के जो वेव फ्रंट पे जो पॉइंट हो उसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ मानना पड़ेगा। वो इमिट लाइट करेंगे, इसको वेवलेट कहते हैं। वेवलेट को टेंजेंशियल निकालो, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। आई विल रिपीट, ये देखो सोर्स है, सोर्स से मेरी लाइट निकल रही है, तो मुझे ये क्या करना है, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पे एक पहला जो येलो कलर पे जो दिख रहा है वो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट के ऊपर सोर्सेस होंगे, वो सोर्सेस भी वेवलेट पैदा करते होंगे। इस वेवलेट को पैदा करने के बाद मतलब लाइट इमिट करते, मैंने क्या क्या, हेमी सर्कल लेना पड़ते, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले। तो उसको भी मैंने टेंजेंशियल एक लाइन ड्रॉ की, उसको कहते हैं न्यू वेव फ्रंट, या वेव फ्रंट एट टाइम टी पे है। समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। सोर्स, वेव फ्रंट, बाद में सोर्स ऑफ पॉइंट्स वेव फ्रंट पे, उसके वेवलेट, वेवलेट से सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट से जो वेवलेट बनते हैं, वो वेवलेट को टेंजेंट किया तो क्या मिला मुझे, एक बार बोलो बोलो कमेंट में बताना है क्या मिला मुझे, न्यू वेव फ्रंट मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, सिंपल सिंपल चीजें ये हम लोगों को देखना है। अभी क्या देखना है सर, मुझे देखना है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट इन प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस है वहां पे लाइट, मैं डायग्राम आपकी बुक्स में जो दिए ना उससे भी देखो, जो बच्चे को डायग्राम समझ में आती ना, ये चुटकी में काम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, डायग्राम को जो भावना समझते हैं, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है बस उसका कलेक्शन है और इस डायग्राम को बनाया जा रहा है ना। कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री नॉलेज इज कॉल्ड एज द न्यू डायग्राम। क्या डिफाइन है सर, चलो चलो, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से मेरी एक लाइट आ रही है, लाइट अलग मार्कर से कर निकालो सर, ये लाइट आ रही है, एक लाइट आ रही है यहां पे ऐसे और एक यहां पे आ रही है, ठीक है बेटा, ये लाइट आ रही है। इन दोनों लाइट को हम बोलेंगे लाइट ऑफ इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, तो इंसिडेंट रे, समझे, इंसिडेंट रे। कोई शक है यार, ये इंसिडेंट रे दोनों भी। अब आपको पता है कि यार प्लेन वेव फ्रंट होता है और वो होता है परपेंडिकुलर टू द रे, समझे, मैंने स्फेरिकल के फॉर्म में बताया था आपको, स्फेरिकल देखो ये रे है, ये वेव फ्रंट है, परपेंडिकुलर रहती। अब इसको परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब भैया ये ऐसा निकालना पड़ेगा ड्रॉ। ये कौन है, ये लाइट, ये कौन है, ये वेव फ्रंट है, ये कौन है, इंसिडेंट रे, ये और एक, ये कौन है, वेव फ्रंट है, ये कौन है, रे है, ये कौन है, वेव फ्रंट है। बहुत बार बोल रहा हूं बेटा जानबूझकर, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो आगे बढ़ते हैं, अब क्या होने वाला, इससे क्या होगा कि हम लोगों को अलग अलग थोड़े से मार्कर इस्तेमाल करके करते हैं। ये आपका होगा, ये कौन होगा, नॉर्मल, ये कौन है बेटा, नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल पे यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। चलिए अब क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां मैं व्हाइट कलर इस्तेमाल कर रहा हूं और बाद में इसको मिटाना भी, इससे वेवलेट टायर होंगे, वेवलेट, वेवलेट पता बेटा, वेवलेट 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 टायर हो रहा है, वेवलेट वेवलेट वेवलेट, ठीक है। इससे भी यहां से वेवलेट ऐसे ऐसे तैयार होंगे, ऐसे, ये वेवलेट है। अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे लगता है, हाँ ठीक है। ये वेवलेट से आप लोगों को परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है, क्या, ये देखो रे, ये कुछ ऐसा आएगा बेटा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इरेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं पहले सर, पहले यही कंप्लीट करो, ठीक है। इससे भी यहां पे एक लाइट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगी बेटा। ये कौन है, हेमिस्फीयर कौन है बेटा, ये आपके कौन है, वेवलेट्स, ये कौन है, वेवलेट्स के बाद हमारी जो भी लाइट जा रही है, रे जा रही है ना, ये वेवलेट्स है। चलिए, तो मुझे लगता है कि इस चीजों को आप मुझे गायब करना पड़ेगा, नहीं तो डायग्राम बहुत गंदी दिखेगी यार। चलो, मुझे ये लाइन को क्यों निकाल रहा हूं पता होगा शायद, कि शायद मेरी
चलो इसको निकालना है, निकाल देते, ठीक है, थोड़ा सा गंदा दिखेगा नहीं तो। लेकिन पता तो चला ना आप लोगों को क्या होने जा रहा है। ये देखो ये लाइट और ये है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ये यहां से यहां तक पहुंची तो यहां से यहां तक पहुंची, तो इसके ऊपर ये वेवलेट से ऐसे इसको भी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और इसको कहेंगे कौन है बेटा, वेव फ्रंट। देखो बेटा ये जो है ना, ये वेवलेट तैयार होने से रे आ गई, यहां पे आ गई, इसको जो निकाल रहा हूं ना ये लाइन, ये व्हाइट, ये वेव फ्रंट टैंजेंशियल होता है ना, वेव फ्रंट क्या होता है, टैंजेंशियल, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छी बात है, मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा कि ये कितना अंतर चली। तो मैंने अभी बताया आपको कि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना अंतर चली तो v इंटू टी बोलेंगे, मतलब ये भी चली v इंटू टी और ये लाइट भी चली v इंटू टी। कोई शक यार, दोनों ये भी चली v इंटू टी और ये भी चली v इंटू टी। ओके सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, थोड़ा सा इधर मुझे जूम करना पड़ेगा और यहां से भी रिफ्लेक्शन होगा, आपको पता रिफ्लेक्टेड रेज होगी, ये जो है बेटा रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे भी ये जो रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन एंगल। तो हम लोगों को ये बीच वाले एंगल निकालना है। कौन से निकालना है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, शायद इससे बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है आपका, है ना। ये देखिए अब क्या बोलने वाला हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बताओ, ये जूम करके इस डायग्राम को यहां निकाल रहा हूं, ये देखो ये मेरा नॉर्मल है सर, हाँ सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है सर, हाँ सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन दिख रही है ना बेटा, ये हमारी वेव फ्रंट, ये वीटी वाली, तो वेव फ्रंट और इसके बीच का जो एंगल होता है ना वो होता है 90, किसके, इंसिडेंट रे एंड वेव फ्रंट, इसके बीच में जो एंगल होता है 90 होता है। तो ये कितना होगा सर, तो ये इतना ही एंगल जो होगा वो होगा 90 माइनस आई। कोई शक है यार, मतलब किसी ने पूछा कि सर ये देखो यहां से यहां तक ये जो एंगल है वो है 90 माइनस आई है। कौन सा बेटा, ये जो दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से नॉर्मल के बीच में और वेव फ्रंट के बीच में, ये है मेरा वेव फ्रंट। बस अब ये वेव फ्रंट और ये भी वेव फ्रंट है, दोनों, ये दोनों वेव फ्रंट है, समझे। ये वेव फ्रंट और नॉर्मल के बीच में 90 माइनस आई एंगल है, लेकिन नॉर्मल जो नॉर्मल होता बेटा वो 90 एंगल पे होता है, मतलब यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है ये 90 बेटा, ये कितना है 90। अब मुझे ये एंगल निकालना है, ये तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये 90 है नॉर्मल के बीच में और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये 90 माइनस आ है, तो मुझे 90 में से ध्यान दीजिएगा ये इतना एंगल माइनस करना है ना, अरे इतना एंगल ये जो दिख रहा है कि आपको 90 माइनस आई माइनस करना पड़ेगा ना। बात ध्यान में आ रही बेटा, यहां से मैं अलग मार्कर और भी इस्तेमाल करता हूं, यहां पे ग्रीन कर रहा हूं, मुझे यहां से यहां तो 90 एंगल है ना ये, और मुझे निकालना है ये एंगल जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो यहां से यहां तो 90 माइनस आई है, देखो नॉर्मल और ये, चलिए बहुत ज्यादा ले रहा हूं बेटा मैं यहां पे, तो यहां पे माइनस करना पड़ेगा मुझे, यहां 90 माइनस का प्लस होगा आई, तो ये आई ही एंगल रहेगा, 90 कैंसिल। क्या दिख रहा है बेटा, ब्लू पेन से थोड़ा सा अलग मार्कर इस्तेमाल करता हूं मैं, देखो यहां पे ये 90 है माइनस 90, यहां पे माइनस आई तो प्लस आई क्यों हो रहा है, पता है, प्लस आई क्यों हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है तो बचेगा आई, क्योंकि 90 का, मतलब बेटा यहां पे जो लिख रहा हूं ये आई एंगल मिल रहा है। सिमिलर वे सेम टू सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा। ये बेटा ये डायग्राम का सही नॉलेज है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। यहां पे दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, इस ट्रायंगल को मैं अब थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं नॉर्मल को, नीचे दो डायग्राम निकालना पड़ेगी ताकि मैं मेरा लॉ जो है वो लॉ अब प्रूव करने के लिए तैयार हूं। कैसे सर, कैसे बताओ, कुछ नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा, इसको नाम दे सकते हैं ए बी सी और ये ई नाम था यहां पे। चलिए पहले ट्रायंगल निकालते हैं, ये भी, चलो ए ई
ई बोलना चाहिए था क्या, चलो ये निकालना था मुझे यहाँ पे ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए ई और ये सी। और एक बात, ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी क्यों परपेंडिकुलर था यार, पता है ना, नॉर्मल और रे के बीच का एंगल, ये होगा परपेंडिकुलर 90, ये एंगल ऑफ आई है बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये अब ये होगा ये ए, अच्छा आपने ये लिया क्या सर, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ये एंगल, ठीक है। एक काम ही करते, पहले वाला एंगल निकालते, ओके। चलो फटाफट करना पड़ेगा, पहले ए बी सी लिखते, देखो ए, देखो ये ए बी सी, देखो ए बी सी, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ए बी सी में यह एंगल मुझे लगता है ए सी एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। अब देखो दूसरा लेते हैं, यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ए ई सी, तो ये यहाँ पे है एंगल ऑफ आर, ठीक है। ओके यही है ना, चलो ये परपेंडिकुलर ई वाला। आप देखते हैं, मुझे बताओ ए सी कॉमन है यार, ए सी कॉमन है दोनों, ए सी यहाँ है, यहाँ से ए सी यहाँ है, ये 90 एंगल है। उसके बाद में ये वी टी है, ए बी वी टी है ना, ये एंगल, ये साइड सॉरी वी टी, और इसका ई सी, ये भी इसका जो दिख रहा है ये भी वी टी है, सेम ही, समझे क्या आप। देखो इसमें नहीं क्या बेटा, एक आप लोगों को साइड एंगल साइड ये जो है पता ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसीलिए ये साइड भी आपकी बी सी, देखो यहां से बी सी, और यहां पे जो ए ई, ये भी साइड आपकी सिमिलर होगी, समझे। मतलब बेटा अगर इस, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, इस है ना साइड एंगल या एंगल साइड एंगल जो भी आप लोग लगाते हो, तो इसके थ्रू इसके साइड के सामने, मतलब ये साइड बी सी और ए सेम है, मतलब इसके साइड का जो एंगल होगा और इसके साइड का एंगल जो होगा वो सेम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही बेटा मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन सरफेस में प्रूव करके देना था, बाकी कुछ नहीं। ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेव फ्रंट क्या है ये चीजें आपको पता होना चाहिए। वेव फ्रंट रे लाइट को परपेंडिकुलर होती ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस। बेटा सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, इंटरफेरेंस मतलब क्या, दो वेव का मिलना, क्या बोल रहा मैं, दो वेव का मिलना, इसको इंटरफेरेंस कहना, दो वेव का मिलना। तो ऐसे ही कुछ इंटरफेरेंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव डिफाइन क्या बोला, मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी टू आर मोर वेव सुपरिम्पोज ईच अदर, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ना चाहिए। फिर वो कौन सी वेव्स है इसके ऊपर हमारी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और कौन सी वेव एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़ जाती है तो इसके कारण हमारी लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं सबसे पहले। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, एक क्रस्ट और क्रस्ट के ऊपर अगर कोलाइड्स हो, क्रस्ट और क्रस्ट, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग अगर ट्रांसफर वेव्स बताए तो इसको क्रस्ट कहते हैं बेटा, इसको ट्रफ कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर ब्रिज है क्रस्ट, खड्डा आ गया ट्रफ क्या बात है सर। तो देखो when two waves travel in the same direction in a phase हो with each other, their amplitude get added होना चाहिए। मतलब अगर 5 हो तो 5 और 5 10, दो वेव्स का 10 होना चाहिए। रिजल्टेंट वेव इस ऑब्टेन जब होती है हमारे यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। लाइट के बारे में मैक्सिमम इंटेंसिटी, ज्यादा लाइट मिलेगा, ब्राइट लाइट मिलेगा, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इस डायग्राम के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। देखो इसमें जो कंटिन्यूसली लाइन दिख रही है, देखो ये सोर्स है मेरा, एक दो सोर्सेस है, S1 और दूसरा S2 सोर्सेस है। इस सोर्स से जो लाइट कंटिन्यूसली लाइट है बेटा वो क्रस्ट है। कंटिन्यूसली लाइन क्या बेटा, क्रस्ट है। कंटिन्यूसली लाइन क्रस्ट है, कंटिन्यूसली लाइन मेरी क्रस्ट है, ठीक है। कंटिन्यूसली लाइन मेरा यहाँ पे क्रस्ट है, कंटिन्यूसली लाइन क्रस्ट है, समझे बेटा ये। लेकिन डॉटेड जो लाइन है, जो डॉटेड जो लाइन है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो डॉटेड लाइन की बात करते, देखो डॉटेड लाइन ये डॉटेड लाइन है बेटा, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। जहां पे देखो कंटिन्यूसली लाइन है,
जब कनेक्ट होती है, मैं अलग मार्कर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेड से। देखो यहाँ पे होगा बेटा क्रस्ट, क्रस्ट को हो रहा है तो लाइट ब्राइट दिखेगा। यहाँ पे स्क्रीन रहती तो यहाँ पे मेरा पॉइंट देखो ये ऐसे कनेक्ट होके ब्राइट पॉइंट दिखता। यहाँ पे भी ये जो आप डॉटेड लाइन रहे, ये डॉटेड है यहाँ पे, ये डॉटेड और ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, मतलब एक कंटिन्यूस लाइन और एक डॉटेड लाइन और लूप होते हैं। तब यहाँ पे मुझे जो दिखाई देगा डार्क और ये ब्राइट पॉइंट दिखेगा। बस यही इसमें बता है, ठीक है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। कंस्ट्रक्टिव रहा तो डॉटेड डॉटेड या कंटिन्यूस कंटिन्यूस लाइन, फिर वो डॉटेड डॉटेड क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर हो कंटिन्यूसली लाइन, या डॉटेड डॉटेड लाइन है वो ट्रफ है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर कोलाइड्स हो तो वहां पे भी ब्राइट पॉइंट होता है। लेकिन क्रस्ट ट्रफ ट्रफ क्रस्ट अगर कोलाइड्स हो तो वहां पे हम लोगों को, आपको पता है कि जो दिखाई देता है उसका नाम बेटा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वही पढ़ने वाले हैं। एक क्रस्ट एक ट्रफ के ऊपर कोलाइड्स हो या एक ट्रफ क्रस्ट के ऊपर कोलाइड्स हो, इसका एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है, इसी को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस व्हेन वेव कम टुगेदर and such manner that they are completely cancel each other। बेटा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसीलिए लाइट वहां पे दिखाई नहीं देती, डार्क पॉइंट दिखाई देता है। आप लोगों को जैसे कि फोन की टॉर्च अगर लाइट जाने के बाद अगर मारोगे तो पता लगेगा। टॉर्च मारो, टॉर्च मारने के बाद नहीं कि बेटा एकदम लाइट दिखती, बाद में धुंधला सा एक ऐसा अंधकार दिखता है, मतलब बहुत ब्राइट नहीं होता, लेकिन बाद में धीमे 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 देखो एक ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे डार्क बाद में बढ़ते 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 जाता है, ब्राइटनेस कम हो जाता है। टॉर्च ऐसे वाल पे व्हाइट वाल हो तो बहुत अच्छा, वहां पे भी दिख सकते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको पैटर्न दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट बेटा कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स के लिए सबसे मेन फेस डिफरेंस कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए, उसको कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। ये क्यों होता है बताता हूं। टू सोर्स विच इमिट द वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग द कांस्टेंट फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड है क्या नहीं, इसको द कोहेरेंट सोर्सेस। उसको क्या कहते हैं आप? कोहेरेंट सोर्सेस। बात समझ में आ रही है? मतलब टू सोर्सेस विच इमिट द वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस नहीं, मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं, इसको कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। बेटा क्या होता है, अगर यहां पे अब मैं 1 बजे देख रहा हूं, समझो दोपहर के 1 बज गए, मैंने देखा यहां पे, तो मुझे इससे क्या होगा? ब्राइट पॉइंट दिखेगा, समझो क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर है, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस सेम ना हो, फ्रीक्वेंसी सेम ना, तो क्या होता देखो। उसके बाद में 2 बजे, दोपहर के 2 बजे दूसरा बंदा आएगा, उसने बोला यार डार्क है, क्योंकि यहां पे वो क्या करेगा? ब्लिंक करेगा पॉइंट, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, क्योंकि ये फेस चेंज हो रहा है। फेस चेंज होने से आपका जो डार्क पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये हम लोगों को कोई भी टाइम पे जाके देखने वाला बंदा आजकल परसों 2 साल के बाद, तो भी यहाँ पे ब्राइट पॉइंट है तो ब्राइट डी पॉइंट दिखना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को आपकी जो लाइट वेव्स और इसकी फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ध्यान रखिए हमेशा के लिए, ओके। तो ओवरलैप होने के बाद यहाँ पे ब्राइट डार्क पॉइंट यहीं इसके पॉइंट डी वाले है, ये मैं पॉइंट तो पढ़ के दिखाने वाला नहीं, पॉइंट आपको जो बता रहा हूँ वही है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों को बात करनी है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आप लोगों को इसके पहले वाली जो डायग्राम है, पहले वाली डायग्राम कहाँ गई भैया? दिखाई दे रही है? नहीं, कंडीशन ही दिखाई दे रही डायरेक्ट। 1 मिनट हाँ बच्चों, कुछ तो होने लगा। हाँ 1 मिनट, कभी कभी होता है ऐसा। इसकी डायग्राम दी नहीं है, लेकिन आपके बुक्स में दिया होगा तो देख लेना एक बार, ठीक है। हम लोगों को बेटा इसमें फेस डिफरेंस निकालना है। क्या करना है? फेस डिफरेंस निकालना है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को डार्क पॉइंट कैसे होते हैं, फ्रिंजेस तैयार, उसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम दी वाली है, पेज नंबर 169 पेज नंबर पे। तो यहाँ पे कैसे डार्क पॉइंट होते हैं, जैसे हमने इंटरफेरेंस देखा वैसे ही है, हम लोगों को डार्क ब्राइट डार्क कैसे फ्रिंजेस तैयार होते देखना। चलिए तो हम लोग बढ़ रहे बेटा इसके तरफ। यहाँ पे सबसे मेन ध्यान रखना है ये स्लीट का, और यहां पे हमारा स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी है। 2 स्लीट के बीच में जो 2 सोर्सेस वर्चुअल सोर्सेस, उसके बीच में स्मॉल डी अंतर होता है। यहां पे वाई अंतर लिया, जो भी बुक्स में कभी कभी एक्स लेते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे फेस डिफरेंस निकालना है तो आपको पता है कि यार सेंट्रल में ले लूं, अगर यहां पे सोर्स है मेरे, यहां पे डायग्राम निकालता हूं जानबूझकर, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, बीच का अंतर बेटा D है,
यहाँ पे अगर ये स्क्रीन है मेरी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर सेंटर पे आ जाए, ठीक है, सेंटर पे यहाँ से ये अंतर, यहाँ से ये अंतर अगर देखा जाए तो ये अंतर, अगर ये और ये अंतर देखो, S2 से जो सेंटर पे जा रहा हूं वो डिस्टेंस पे, या ओ डैश बोलो, यहाँ पे वो बोला है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमम होगा, फेस डिफरेंस नहीं मिलेगा यहाँ पे। देखो ना, ये चलने वाला S2 ओ डैश और S1 ओ डैश सेम अंतर पे, तो यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। अब आगे बढ़ते बेटा, यहां से अगर S2 P पे जा रहा, कोई पॉइंट यहाँ पे, और ये यहाँ पे जा रहा, ये अंतर ज्यादा है, तो S2 P का अंतर ज्यादा है, तो फेस डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सॉरी पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालते समय S2 P में से S1 P ये निकालना है मुझे पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस निकालना है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्राइंगल की बात समझा देता हूं। सबसे पहला जो ट्राइंगल है बेटा, यहाँ पे यार ये क्या करना है, स्ट्रोक यूज करता हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो ट्राइंगल है यार, तो ये ट्राइंगल निकालते कोई भी एक, ये और इसको क्या नाम दिया यार, S1 डैश दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है बेटा। ओके, तो मुझे लगता है कि पहले ये निकालना चाहिए, कौन सा, ये मैं जो बोल रहा हूं वो निकालो पहले, ये निकालो, ये ट्राइंगल निकालो। देखो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ पे फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ ऐसे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ S2 O डैश P। तो हाइपोटेनियस कौन है बेटा, दिखाई दे रहा है, ये S2 P है, तो S2 P का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस कौन है बेटा, S2 O डैश का स्क्वायर प्लस कौन है बेटा, O डैश P का स्क्वायर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा सा यहाँ पे मुझे क्या बोलना है कि यार ये अंतर यहाँ से यहाँ तक जो है वो y है, ये O तक, लेकिन ये d/2 है, ये d/2 है, यहाँ से यहाँ अंतर d/2, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर। बेटा ये जो है बेस इसका d है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर d है, और यहाँ पे प्लस वहाँ पे जो है y प्लस x लिखते हैं, कुछ y लिखते हैं, आपकी मर्जी, आपकी जो बुक्स में लिखा है वो लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे S2P का स्क्वायर, यहाँ पे d स्क्वायर प्लस यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ हम लोग डाल रहे हैं टॉइस y, d स्क्वायर बाय 4, सही है, नहीं स्क्वायर कैसे आएगा, नहीं स्क्वायर नहीं बेटा, क्योंकि ये तो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b है ना, चलो हाँ जी, हाँ यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई b है ना, और इसका स्क्वायर d स्क्वायर बाय 4, समझे अभी। तो ये 2 कैंसिल होने वाला है, तो d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4, ये है बेटा S2P का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर, अभी दूसरा देखो, दूसरा एक ट्राइंगल दिख रहा है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ठीक है। तो इसका फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ बोल सकते हैं, फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ S1 डैश और ये P, इसमें कौन है हाइपोटेनियस, S1P है ना, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो S1 डैश का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कौन है S1 डैश P का स्क्वायर। तो यार S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1 डैश मतलब कौन है, वो तो d स्क्वायर है, बेस देखो ना, ये अगर d है तो ये भी d है बेटा, ये d है तो ये भी d है, चलो, और यहाँ पे y माइनस d/2 का स्क्वायर, ये बात समझ में आया बेटा, ये टोटल y है और ये d/2 है, इसमें माइनस करना पड़ेगा तो ये y मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो दैट टेंशन। तो S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा, ओके, इसको हटा रहा हूँ मैं, हाँ, d स्क्वायर प्लस इसका y स्क्वायर माइनस टॉइस y d/2 प्लस d स्क्वायर बाय 4, ये समझ में आया बेटा, माइनस क्यों, a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर है,
तो मुझे लगता है 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा है डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे S1P का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करो, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इक्वल टू में रखा जाए तो ये इक्वेशंस में से करना है माइनस। तो यहाँ पे है बेटा डी स्क्वायर, ये यहाँ रखते हैं प्लस, चलो 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 बाबा चलो, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ये माइनस करो यार, तो ये माइनस डी स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई डी माइनस डी स्क्वायर। साइन उल्टे करो इसके, देखो ना, इसका प्लस है तो माइनस, प्लस रहा तो माइनस, माइनस का प्लस, समझे ना, इन दोनों को करना है। तो डी डी कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, डी बाई कैंसिल। तो S2P, इसका फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर। तो कैसे करोगे, S2P माइनस S1P, दूसरे ब्रैकेट में क्या करोगे, S2P प्लस S1P, समझे बेटा, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला। और ये वाई डी टॉइस वाई डी होगा बेटा, टॉइस वाई डी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, S2P माइनस S1P ये मुझे निकालना है, तो टॉइस वाई डी ये डिवाइड जाने वाला है। और लेकिन S2P प्लस S1P ये भी D है। क्यों बेटा, क्योंकि ये भले मैं डायग्राम में लिख रहा हूं कि यार ये P पॉइंट है, यहाँ से ये जा रहा है S1 से, यहाँ से S2 से ऐसे जा रहा है। एक्चुअल में एक बात बोले बेटा, ये इतना छोटा अंतर है, इतना छोटा अंतर है कि करीब करीब ये ऐसे और एक ऐसे जाने वाला है, ऐसे, इससे भी छोटा। लेकिन क्या करूं, मुझे जूम करके बताना पड़ता है, पढ़ाना है मुझे कोई भी हालत में। तो ये D प्लस ये D है, S2P भी और S1P भी अप्रोक्सीमेटली है, मैं करेक्टली नहीं बता रहा अप्रोक्स। तो D प्लस D टॉइस D होगा, तो कैंसिल होगा, वाई डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। इसी को बेटा आपकी बुक्स में डेल एल लिखा होगा, शायद वाई डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। ये मुझे यहाँ पे पाथ डिफरेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, पाथ डिफरेंस लिखना है आप लोगों को। अरे बाबा, दुनिया में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, यही 4 मार्क की सवाल में देने के चांसेस है। तो यही आपका डीएल, ये पाथ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से, ये पाथ डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बच्चे बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है हमारी, इसको हम लोगों को अगर निकालना है तो इसको n लैम्बडा, आपकी इसमें अलग अलग के फॉर्म में लिखा होगा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, अगर मुझे यहाँ पे इस डेल एल जो पाथ डिफरेंस है उसको अगर लिखना है, डेल एल को आपने कैसे लिखा यार, वाई डी डिवाइड बाय स्मॉल, इसको n लैम्बडा से दिखा सकते हैं अगर हम लोगों को ब्राइट पॉइंट लिख रहे थे। अब थोड़ा सा सिलेबस डिलीटेड यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे y निकालना है। ये अंतर, पहले सेंट्रल ब्राइट बैंड से दूसरा ब्राइट बैंड कहाँ दिखेगा, ये अंतर निकालने के लिए यंथ लिखोगे, यहाँ पे यन लिखा है तो देखो यन लैम्बडा, ये d इधर मल्टीप्लाई स्मॉल d डिवाइडेड बाय आएगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 वैल्यू रखो, और आप लोग इसका अंतर पहले का दूसरे का तीसरे का कहाँ का निकालना है वो आपकी मर्जी है, मैं किसी को रोकने वाला तो नहीं भैया। यंथ ब्राइट बैंड आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन इसी के जगह पे अगर डार्क पॉइंट हो तो आप लोग यही डेल एल इज इक्वल टू वाई एन ऑफ डार्क बैंड डी डिवाइडेड बाय डी, यहाँ पे लिख सकते हैं n माइनस हाफ लैम्बडा बेटा। ओके, मुझे लगता है कि वाई एन और डार्क बैंड बोलो, डी बोलो ना, डी नहीं तो देखो n माइनस हाफ ये लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, यही है बेटा डार्क बैंड, यही है डार्क बैंड। ये आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये बात भी समझ में आई होगी। अब यहाँ पे विड्थ निकालने, दोनों का डिस्टेंस अगर निकालोगे तो हम लोगों को लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, अगर आप लोग यहाँ पे विड्थ निकालना चाहते हो, विड्थ या फ्रिंज विड्थ बोलो, निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू डालो, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 डालो, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, तो आप लोगों को विड्थ या फ्रिंज विड्थ बोलते हैं इसको, वो होते बेटा, है ना, कितनी होगी दोनों के बीच का अंतर, तो वो लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी होता। हम लोगों को डेल एल की वैल्यू पता होना चाहिए, शायद मुझे लगता है स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे डेरिवेशंस पार्ट है, लेकिन 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। चलो आगे बढ़ता हूं भैया, आगे बढ़ रहा हूं मैं।
थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें कट करना पड़ेगी, जो कि मैं पहला पेज कट करने जा रहा हूँ। पहला जो पेज है मेरे पास उसको कट करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है उसके हिसाब से मुझे रिलेशन बिटवीन निकालना है बेटा। यहाँ पे रिलेशन जो बिटवीन होता है किसका, फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का, एंड पाथ डिफरेंस का। अब फेस डिफरेंस क्या है बेटा, डेल फाई, यहाँ पे टॉइस बाय लैम्डा इंटू डेल एल, मतलब कौन है, पाथ डिफरेंस। अब लेकिन मुझे पाथ डिफरेंस की डेल एल की वैल्यू मुझे पता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, या डायरेक्ट हाँ से भी लिख सकता हूँ, वाई स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी, यहाँ पे टॉइस पाई बाय लैम्डा। ये हम लोगों को यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ मिल गई बेटा। अगर आप लोगों को कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए पता होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो टॉइस पाई एन, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 लिख सकते हैं। फेस डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए जो होगा मेरे लिए, तो वो होने वाला है कंस्ट्रक्टिव के लिए सेम। कैसे, वहाँ पे n लिखा था ना, यहाँ पे n लैम्डा, वैसे बेटा यहाँ पे n इंटू टॉइस पाई। लैम्डा क्या होता है, टॉइस पाई। ध्यान रखिए, हम लोग जब वेवलेंथ बोलते हैं इसको बोलते हैं, और इसका लैम्डा होता है और इसके फेस टॉइस पाई, बस कुछ नहीं। ये है बेटा यहाँ पे पाथ डिफरेंस, और ये फेस में लिखना है तो लैम्डा की जगह पे खाली कुछ नहीं, क्या करना है, लैम्डा की जगह पे टॉइस पाई लिखना है। यहाँ पे भी देखो, अगर मैं लिखूँ n माइनस हाफ, और यहाँ पे जो ये है, अच्छा लैम्डा कहाँ गया, ये लैम्डा, ये चीज़, ठीक है। तो लैम्डा की जगह पे टॉइस पाई लिखना हो गया बेटा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये आपको 4 बार के लिए सवाल आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। n की वैल्यू 1 2 प्लस माइनस लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को देखना है यहाँ पे, अरे कहाँ गए, हाँ, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना। यहाँ पे नहीं है पॉइंट, मैं लिख के देता बेटा, इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा यहाँ पे इंटेंसिटी के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा तो ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ द टॉइस करोगे है ना ओरिजिनल वैल्यू से, तो आप लोगों को पता है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी का ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशंस होता है। तो इसके थ्रू हम लोगों को डार्क फ्रिंजेस रही तो कैसे मिनिमम मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो I से I0 4 I0 मिनिमम टू है ना, ग्रेजुअली कैसे इंक्रीज होता है बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट्स है, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहला इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये पहला इक्वेशन है मेरे पास। एक बात बोली यार, जिन्होंने सुपरपोजिशन व्यूज में ये ऑलरेडी इक्वेशंस पढ़ा है, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। सेम टर्म है। आप लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, सुपरपोजिशन व्यूज का मेरा महारिविजन की सीरीज में देख लेना, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में लिया है। E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये 2 इक्वेशन है भैया। तो इसको ऐड करना पड़ता है सर, इसको E1 बोलो E2 बोलो, नहीं तो E1 प्लस E2, तो E इज इक्वल टू E0 निकालना पड़ता है। E0 साइन ओमेगा टी प्लस E0 साइन इसका ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करके देना नहीं है एग्जाम में भी। इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले के दौरान हम लोगों को E0 कॉस 5/2 साइन ऐसा मिल जाता है ओमेगा टी प्लस 5/2, ये इक्वेशन मिलता है और इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये आपके बुक्स में भी दिया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हाँ टॉइस एक बाकी है, सॉरी, हाँ क्योंकि यहाँ पे ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला लगने के बाद आप लोगों को पता है कि ये एम्पलीट्यूड है। कौन है बेटा, ये एम्पलीट्यूड, इसको कहते हैं हम लोग। आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा, जिनको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सुपरपोजिशन व्यूज का नहीं देख रहे हो तो कुछ नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन दिए बच्चों, घबराओ मत। वो देखने के बाद आप लोग भी बोलेंगे अच्छा सर ये ऐसा था, है ना, कॉस, और यहाँ पे करके दूं तो बहुत टाइम लगेगा। ओके, लेकिन हमारा एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसका कर सकता हूँ टॉइस E0 cos 5/2 का स्क्वायर। तो इसके कारण 4 यहाँ पे इंटेंसिटी के फॉर्म में बताना है, इसलिए 4I0 है ना, 4I0
cos स्क्वायर फाइव बाई टू, ये इक्वेशंस मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी है, तो जैसे E10 E लिखा है तो E10 प्लस E20 लिखा है तो स्क्वायर किया तो आपको पता मैक्सिमम मिलेगा। मिनिमम करना है तो E10 माइनस E20 इसको स्क्वायर करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा समझने के लिए आई विल रिपीट सुपरपोजिशन का रिजल्टेंट वेव्स इक्वेशन। देखिए चलो आगे बढ़ते यार। हम लोगों को देखना है यहाँ पे सबसे मेन कि यार कंडीशंस क्या है कि जो मुझे करेक्टली दिखे, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ये जो पॉइंट है ना वो करेक्ट दिखे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो कुछ कंडीशंस है, इस कंडीशंस को फॉलो करते हैं। पहली है टू सोर्सेस ऑफ लाइट कोरेंट होना चाहिए। मैंने कोरेंट के लिए क्या कहा, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए, ताकि उसको मैं ऐसा ना देख पाऊँ कभी ब्राइट कभी डार्क, ऐसे नहीं, एक ही हो, ब्राइट है तो ब्राइट, डार्क है तो डार्क। तो इसीलिए आप लोगों को इनका फेज डिफरेंस सेम रहा लाइट का, तो बेटा वो कोलाइज होने के बाद मुझे डार्क या ब्राइट दिखना है तो वही दिखना चाहिए। इसके लिए टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोरेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब सिंगल वेवलेंथ रहने वाले, तो ही बेटा हम लोग अच्छा तरह से पैटर्न देख पाएंगे। नहीं तो वेवलेंथ अलग अलग रही तो वहां पे हम लोगों को मिक्सअप होगी, और मिक्सचर ऑफ लाइट के कारण मुझे अच्छी तरह से हमारा जो पैटर्न है डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट है ना वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए मोनोक्रोमेटिक होना बहुत जरूरी है। टू इंटरफेरेंस वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए है ना, ताकि उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो लाइट की और एकदम अच्छी तरह से पैटर्न दिखाई दे। व्हाट इट सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट मस्ट बी स्मॉल होना चाहिए, कंपैरिजन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन है ना कंटेनिंग द स्लिट एंड ऑब्जर्विंग स्क्रीन। मतलब इनका कहना है कि ये जो दो सोर्सेस ले रहे हो आप लोग, ये S1 एंड S2, यहाँ का जो अंतर हो D, ये हमारे स्क्रीन के अंतर से, यहाँ से जो स्क्रीन का अंतर है कैपिटल D है वो D, उनका वही कहना है। सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट मस्ट बी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होना चाहिए डिस्टेंस, इससे भी छोटा। मुझे तो जूम करके दिखाना पड़ रहा है, इतना छोटा तो कि हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो स्क्रीन का और स्लिट का, वो सेपरेशन जब कर रहे हैं वो बहुत दूर होना चाहिए, ठीक है। टू स्लिट शुड बी नैरो, वो बहुत नैरो स्लिट होनी चाहिए एकदम से। टू वेव्स शुड बी द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। हमारे सिलेबस में से पोलराइजेशन कट किया गया है, हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, इसलिए पोलराइजेशन क्या है इतना ही मालूम करो। यहाँ पे ज्यादा टाइम देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उस हिसाब से करना। चलिए हम लोगों को देखना है बेटा अभी कि यहाँ पे मेथड ऑप्टिंग द कोहेरेंट सोर्सेस क्या है। तो लॉयड मिरर जो है बेटा, कौन सा, लॉयड मिरर। अब यहाँ पे क्या करना है कि यार अगर मैं दो सोर्सेस अलग अलग ले लूं तो भले कितना भी कुछ करो उनका फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ मिलता है। तो हमने शक्ल लड़ाई कि यार ऐसा किया जाए कि सोर्स एक ही है लेकिन देखने वाले को दो लगना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बोल रहा हूं। हमने गेम क्या खेला, गेम ये खेल रहे हैं सोर्स एक ही है, अब एक ही तो उसकी सब प्रॉपर्टी एक ही होगी, इसका फेज डिफरेंस फ्रीक्वेंसी अमका ढमका जो भी है सेम होगा। तो हमने गेम ऐसा खेला कि सोर्स भले एक ही हो लेकिन देखने वाला बोलेगा अच्छा दो सोर्सेस है, मतलब उसको फंसाना है बेटा, हम लोगों को उसको डुबाना है। कैसे डुबाएंगे, देखो मेरे पास लॉयड मिरर का सबसे पहले दी वाली डायग्राम है, इसमें मैंने क्या किया बेटा, एक रियल सोर्स ले लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे यहाँ स्क्रीन है मेरी, ठीक है, एक ऐसा कोई पार्ट रखा है मैंने नीचे, ये मेरा यहाँ पे एक रियल सोर्स था, उससे लाइट आ गई खटाक से ऐसे आ गई, कुछ लाइट ऐसी आ गई बेटा, कुछ लाइट ऐसी आ गई, ठीक है, ये लाइट आ गई। अब कुछ लाइट जो है जैसे उन्होंने रेड से निकाली तो मैं भी रेड से निकालता हूं, तो रेड वाली जो लाइट है, ठीक है, वो लाइट देखो अभी, ये लाइट क्या कर रही है, ऐसे आएगी यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे जाके टकराएगी, इंटरफेरेंस हो रहा, तो वहां पे डार्क ब्राइट तो दिखाई देगा आपको। यहाँ पे एक लाइट आ रही है, ये यहाँ एक लाइट यहाँ आ रही है, एक यहाँ, ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है मतलब। लेकिन क्या हुआ मालूम है क्या, जो देखने वाला इधर से देखेगा अरे ये लाइट को इसको इंटरफेरेंस कर रही है, मतलब दो सोर्स से लाइट आ रही है, एक सोर्स से, एक दूसरे रेड वाले दूसरा सोर्स से कोई, तो देखने वाले को ऐसा फील होगा कि यहाँ कोई एक और सोर्स है जो कि ऐसे लाइट आ रही है, यहाँ पे भी ऐसे लाइट आ रही है,
यहाँ पे ऐसे, यहाँ से कहीं लाइट आ रही है, मतलब एक सोर्स S1 और S2 दोनों सोर्स दिख रहे हैं, मतलब है सोर्स एक ही। मैंने हम लोगों ने फंसाया उनको क्या किया, मैंने बोला कि एक काम करते, देखने वाला बोल रहा है कि यार लाइट यहाँ पे आके इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके वो क्या कर रही है, कोलाइड्स कर रही है, और इसके इंटरफेरेंस बन रहा, वो कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है कोई लेना देना नहीं है, वो तो बात पता है हम लोगों का, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन फंसा रहे हैं हम लोग उनको दो सोर्स से बोल के, वर्चुअल सोर्स से, है ना, बोलते हैं ना मराठी में आभासी, फंसाने वाला, है ना। जो ऐसे ही ये चीज़ है बेटा, मतलब लॉयड मिरर से हम लोगों ने क्या किया, दो वर्चुअल सोर्सेस तैयार किए और इंटरफेरेंस किया, तो इनका फेज डिफरेंस मिला, तो आपको डार्क ब्राइट ये जो फ्रिंजेस मिल रहे हैं, ये यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है वो एकदम करेक्टली दिखेगा। क्या और मेथड है क्या? हाँ जी, और एक मेथड है, उसको पकड़ने वाले हम लोग अभी यहाँ पे, और प्रिज्मल बाय प्रिज्म है। इसमें क्या किया बेटा, ये प्रिज्म ले लिए ऐसे दो, इसको प्रिज्म को एक के ऊपर एक रखा, यहाँ पे देखो एंगल बड़ा बन रहा है, यहाँ देखो दो प्रिज्म है, यहाँ पे देखो एंगल बड़ा, और यहाँ पे कितना छोटा सा एंगल है, छोटा सा बहुत, ये 179 के मतलब 180 बनता है ना, 179, तो यहाँ हाफ है ओनली, देखो देख रहे हैं ना। देखो बेटा अभी मैं इतना प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए महारिविजन में नहीं होता, लेकिन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो भी एज पर मैं पॉसिबल, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, लाइट आ गई, लाइट आने के बाद ऐसी, अरे भैया क्या हो रहा है, ये ऐसा मत कर रहे बाबा तू। चलिए एक लाइट जा रही है ऐसे 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 ऐसे, ये लाइट आने के बाद क्या होगा बेटा, लाइट ट्रैवल होगी ऐसे, एक लाइट आएगी ऐसे जाएगी, ये लाइट आके ऐसे जाएगी, ये लाइट आके ऐसे जाएगी, ये लाइट आके ऐसे जाने वाली है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो बंदा उधर से देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे 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 देखेगा, वो बंदा बोलेगा यार ये जो लाइट है ना, कहीं यहां से आ रही है, कहीं यहां से आ रही है, कहीं यहां से आ रही है यहां से, यस से आ रही है, यही सोर्स से लाइट आ रही है बेटा, लेकिन देखने वाले के नजरिया है ना, तो ऐसे ऐसे, तो उसको ये फील होगा कि यहां से S1 और S2 से लाइट आ रही है। तो हमने दो वर्चुअल सोर्सेस तैयार किए, लेकिन है कितना, एक ही है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां पे जो भी सोर्स ऑफ लाइट है वो दो रहे, तो हमारे इंटरफेरेंस होगा और अच्छा पैटर्न मिलेगा, उसका फेज डिफरेंस भी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। दो सोर्सेस रहे तो अलग अलग होने के चांसेस थोड़ा ना थोड़ा होते हैं, एक ही सोर्स रहा तो सेम प्रॉपर्टीज होगी, सम चीजें होने वाली है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, ऑप्टिकल पाथ। अब यहां पे इस ऑप्टिकल पाथ में हम लोगों को थोड़ी सी बात करनी है। ऑप्टिकल पाथ क्या होती है मैं समझा देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यार ये लाइट जा रही थी, और बाप रे, हाँ एक मिनट, यहाँ पे एक लाइट जा रही थी, ठीक है, यहाँ से लाइट जा रही थी ऐसी, ये लाइट आराम से, एक लाइट जा रही थी बेटा, लेकिन मैंने बीच में कुछ लगा दिया, तो क्या होगा बेटा, मीडियम लग गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये लाइट को धीमी कर देगी, तब तक ये लाइट है ना बेटा, तब तक ये लाइट यहाँ तक चलेगी, मतलब ये लाइट यहाँ तक ही है, ये आगे पहुंच गई, निकली थी साथ साथ में, लेकिन ये आगे पहुंच गई, ये पीछे रहेगी, पीछे देखो पीछे। अब ये पीछे रहने का कारण क्या है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कुछ मीडियम रहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, इसके कारण पीछे रहेगी बेटा। इसी को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ गया बेटा, इसमें क्या हुआ है, पाथ डिफरेंस आ गया है। तो आप लोगों को शायद मुझे लगता है टाइम का एक फार्मूला याद होगा, टाइम इज इक्वल टू, या हम लोग बोलते हैं ना v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वैसे तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये v आ रहा है ना, v आ रहा है यहाँ पे, हाँ। लेकिन बेटा अगर ये t हम लोग डिस्टेंस जो है बेटा ये कोई मीडियम का हो, ये वेलोसिटी कोई मीडियम की है, वैसे बेटा डिस्टेंस इन वैक्यूम में भी हो सकता है आपका, है ना, ये वैक्यूम के लिए भी कर सकते हैं, वैक्यूम VAC लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे वैक्यूम करेंगे, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है बेटा, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, तो D वैक्यूम निकालते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे करते हैं D डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम में ये ट्रैवल करने बाद कितनी, तो ये इधर आएगा बेटा, तो V वैक्यूम डिवाइड बाय V मीडियम, ये मल्टीप्लाई होगा डिस्टेंस ऑफ मीडियम, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मीडियम। बेटा इसी को रिफ्रैक्ट इंडेक्स की डिफाइन है कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट मैंने रिफ्रैक्ट इंडेक्स की डिफाइन बताई थी C/V, याद है पहले, सबसे पहले वही तो है, D वैक्यूम N ऑफ D मीडियम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है।
और भी इसके अंदर फार्मूले, थोड़े से फार्मूले आपको पढ़ना है, मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ऐसा भी लिखा होगा डेल एक्स डैश इज इक्वल टू एन ऑफ एल। ये कितना आगे चल रहा है देखो, आप लोगों को है ना यार, ये डेल एक्स इतना डिस्टेंस था, ओके। अब ये डेल एक्स इतना डिस्टेंस चल रहा है, ये पहले यक्स चल रहा, तो n टाइम्स ऑफ यक्स ज्यादा चलेगा। ये जो वेव है यक्स टाइम्स ऑफ ज्यादा चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्स्ट्रैकल लगाया। ऑप्टिकल पाथ का मतलब ही वही होता है बेटा कि मैंने कुछ डालने के बाद वो वेव्स इसके अंदर से कितना वो आगे जा रही है विदाउट कोई मीडियम से, विदाउट कोई ऑब्स्ट्रैकल डालने के बाद, है ना। ऑप्टिकल पाथ, यही पाथ में डिफरेंस आ जाता है। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ मुकेश सर, यहाँ पे डिटेल में देखना है तो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगेगा अगर मैं पूरा की पूरा डिविजन। डिफ्रैक्शन क्या होता है फटाफट खत्म करते हैं अभी। डिफ्रैक्शन बेटा, जब कोई ऑब्स्ट्रैकल आए तो लाइट बेंड होती है। अब मॉर्निंग में उठते होंगे, सूर्य दिखाई नहीं देता भैया, सन दिखाई नहीं देता, लेकिन लाइट दिखाई देती है। क्यों? लाइट बेंड होके आ रही है। लाइट क्या हो रही है? बेंड। आप इस रूम में हो, दरवाजा खुला है तो लाइट बेंड होके ऐसे जाके ऐसे होती है। मतलब जहां जहां हम लोग देखते हैं यार कि यहाँ पे देखो कुछ ऑब्स्ट्रैकल डाल दिया मैंने, ये स्क्रीन थी, लाइट आने के बाद यार यहीं प्रकाश दिखना चाहिए लाइट, लेकिन होता क्या, यहाँ पे लाइट बेंड होगी, इतना पार्ट हम लोगों को विजिबल दिखाई देता है। क्यों बेटा? साइड तो यही होना चाहिए, लेकिन क्या हो, लाइट बेंड होती है कॉर्नर पे, वहां पे हम लोगों को लाइट ऑफ बेंडिंग जब होती है कोई कॉर्नर पे, बाद में स्प्रेड होती है, उसी को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो यहाँ पे टाइप से बेटा, एक है फ्रेंड ऑफ डिफ्रैक्शन, जो डिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्स्टैकल्स कॉजिंग द डिफ्रैक्शन एंड स्क्रीन व्यू डिफ्रैक्शन पैटर्न वेरी लार्ज। मतलब बेटा बहुत लार्ज है, तो वहां पे जब हमारा देखो लार्ज होना, डिफ्रैक्शन पैटर्न आर वेरी लार्ज जहां होता है, उस डिफ्रैक्शन को फ्रेम ऑफ डिफ्रैक्शन, डिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट जो है, ऑब्स्टैकल्स हो या स्लिट हो, कॉजिंग द डिफ्रैक्शन स्क्रीन व्यू, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता जहां पे वेरी लार्ज, उसको डिफ्रैक्शन। और लार्ज रहा और कम रहा तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहां पे किया गया है। थोड़ा सा मैं फटाफट, फ्रेम ऑफ डिफ्रैक्शन और एक डिफ्रैक्शन था, 1 मिनट यार, ऐसे कैसे खा लिया। हाँ, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या होता बेटा कि यहां पे सबसे पहले डिस्टेंस स्मॉलर होता है, इंसिडेंट वेव सिलेंड्रिकल होती है, स्पेरिकल डिपेंडिंग अपॉन द लेंस इज नॉट इक्वल ऑब्जर्वेशन। मतलब बेटा यहाँ पे स्मॉलर मतलब नजीक होता है सोर्स, तो वहां पे फ्रेजनल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन बेस पे काम करने वाला हूं कि कैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किए, वो क्या, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को। मुझे इस बात पे बात करना पड़ेगी क्योंकि ये लास्ट का टॉपिक है और ये 4 मार्क के लिए भी सवाल आ सकता है। अब यहाँ पे सबसे मेन यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है, तो आप लोगों को पता होगा यार कि पहले लाइट आ गई, यहाँ से समझो ये स्लिट थी हमारी, यहाँ से लाइट आ गई, तो यहाँ पे हमारी कन्वर्जिंग ऐसे लेंस है, ये लेंस पे लाइट आ गई, ऐसे ही आ गई, ऐसे आ गई, ये बीच में है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, ये सेंट्रल राइट बैंड यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब लाइट यहाँ पे आने वाली है, थोड़ा सा इसको बड़ा निकालता हूँ, यहाँ पे आने वाली है, ये यहाँ आएगी, ये आएगी, तो यहाँ पे कुछ हम लोगों को ऐसे करते हुए बेटा ये समझे क्या, ओके। यहाँ पे देखो दूसरा ऐसे टिल्टेड होगा, ये रेज गई, जाने के बाद क्या हुआ बेटा, कुछ पाथ डिफरेंस आया होगा, कुछ पाथ डिफरेंस, मतलब ये जो है बेटा ये टोटल ए था तो a/2 है और ये भी a/2 है, समझे। ये टोटल डिस्टेंस ये है, ये टोटल डिस्टेंस ए है, a/2। आप देखो ये जो लाइट है ना, यहां से इतना डिफरेंस दिखाई देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि यार ये कि यहाँ थी तो आप लोगों ने यहाँ पे पी पॉइंट पे निकाला था, वैसे यहाँ पे कुछ पाथ डिफरेंस होगा। वही पाथ डिफरेंस पे बात किया जाए तो परपेंडिकुलर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर एंगल देखा जाए तो ऐसा लगेगा, फील आएगा आपको कि यहाँ पे ये एंगल दिखाई देगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, या एंगल थीटा है यार, ठीक है। इसका नाम है ABC है, ABC नाम है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है और ये है बेटा टोटल ए है, ठीक है। तो वैसे करते हुए हम लोगों को थोड़ा सा अगर सोचा जाए तो ये सामने की साइड है बेटा, पाथ डिफरेंस BC निकालनी है, तो BC कैसे निकालोगे, तो BC निकालना है हम लोगों को, तो मुझे लगता है कि साइन थीटा निकालना चाहिए। साइन थीटा मतलब क्या, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, AB है बेटा, AB लिखना चाहिए। अब AB की वैल्यू क्या बेटा, A है, तो मैं निकाल सकता हूं BC
बी सी इज इक्वल टू ए मतलब ए बी की वैल्यू बेटा ए साइन थीटा, ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, आपकी बुक्स में भी दी होगी शायद, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। यस यही दी वाली है, लेकिन बी सी ये पाथ डिफरेंस है। अगर हमारा यहाँ पे डार्क ब्राइट टाइम पता है आप लोगों को पाथ डिफरेंस, मैं अभी फटाफट जाने वाला हूँ। ए साइन थीटा बी सी पाथ डिफरेंस प्लस माइनस एन लैम्डा ले सकता हूँ, ये हो गया आपके लिए पहला। अब दूसरी बात, यहाँ पे हम लोगों को यंत्र मिनिमा मिल रहा, पाथ डिफरेंस अगर मैक्सिमा हो तो क्या निकालना पड़ेगा, तो वही बात है बेटा, ए साइन कैसे लिखोगे, ए साइन प्लस माइनस यहाँ पे एन प्लस हाफ है ना, लैम्डा बाई 2 लिखा है क्या आप लोगों ने, तो वहाँ पे आप लोगों को सॉरी लैम्डा है ओनली, तो यहाँ पे पहले वाला जो था यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलो पूरा हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैक्सिमा के लिए, ये मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए भी है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और भी सोचा जाए, थोड़ा सा और सोचा, देखो ये मिनिमा के लिए, मैक्सिमम के लिए, मिनिमा और मैक्सिमा। आप लोगों को पता है अगर मैं यहाँ पे ये एंगल देखो, ये y अंतर होता है, ये y अंतर होता है, यहाँ पे एक एंगल तैयार हो रहा है थीटा। अगर मैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, छोटा है ना साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे टैन थीटा लिखो, तो टैन थीटा क्या होता है यार, अपोजिट साइड y, अपोजिट साइड ये y डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ये कितना है बेटा, इनके बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी है, कैपिटल डी, मतलब यहाँ पे थीटा अगर लिखूँ तो y बाई डी भी मैं लिख सकता हूँ, y बाई डी भी लिख सकता हूँ, ये थीटा की भी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी। लेकिन थीटा वाई डी, तो यहाँ पे साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा लिखा, यहाँ पे साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिखूँ ए मल्टीप्लाई थीटा यन इंटू लैम्डा, मुझे अगर थीटा निकालना है तो यन लैम्डा ये डिवाइडेड बाय ए जाने वाला है, ये साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा लिखा मैंने बच्चों। अब इस थीटा की वैल्यू मेरे पास वाई यन है ना, मिनिमा डार्क जो भी लिखना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कैपिटल डी इज इक्वल टू यन लैम्डा डिवाइडेड बाय ए, तो y निकालना है तो यन लैम्डा डी डिवाइडेड बाय ए, ये मुझे मिनिमा के लिए, मैक्सिमा कर लिए, देखो ये मिनिमा के लिए है मेरा। अब मैक्सिमा करने के लिए ये फार्मूला है, तो ये साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो गया, तो मैं थीटा लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इस ए को डिवाइड लेके जा रहा हूँ, यन प्लस हाफ यहाँ पे लैम्डा बाय ए, ये डिवाइड क्यों आया यहाँ से ये, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर सोचा जाए तो ये डार्क है मेरे पास, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है हमेशा, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हाँ ये लिख सकते हैं ना, तो y बाई डी यन प्लस हाफ लैम्डा बाय ए, मुझे लगता है कि y ये मैक्सिमम के लिए है, ठीक है, लेकिन ये लैम्डा डी डिवाइड बाई, यार इसको विड्थ बोलते थे, इसके जगह पे है ना हम लोग हमेशा ऐसे यन डब्ल्यू लिख सकते, यहाँ पे भी यन प्लस हाफ ये डब्ल्यू, ये विड्थ की है ना, फ्रिंज या विड्थ की लेंथ है, हमने ऑलरेडी ऐसा पढ़ा था। अगर ये ऊपर से जैसे वैसे नीचे से भी लिखो तो इसको टॉइस डब्ल्यू और टॉइस, इसको फार्मूला डब्ल्यू का जो फार्मूला मिल रहा है इसका मतलब लैम्डा डी डिवाइड बाय ए, ये भी हम लोगों को मिलेगा सेंटर पे। अगर आप लोग सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज निकालना चाहते हो तो बेटा इसका कंपैरिजन करने के लिए भी यहाँ पे आपके सामने शायद ये स्लाइड होगी, ये तो हमारे सिलेबस में रिजॉल्विंग पावर ये नहीं है, ओके तो आप लोग क्या करेंगे अभी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पेज नंबर 179 थोड़ा सा यंग डबल स्लिट एंड सिंगल डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो भी पैटर्न होगा वो देख सकते हो। मुझे लगता है यार थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है समय ज़्यादा है, जिनकी पढ़ाई उनको और भी अच्छा समझेगा, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई आपको 2 बार देखना पड़ेंगे वीडियो। तो लोग बाय करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।